जाना पड़ा, इसलिए उनको हमने पहले बुलवाया और उनके स्थान पर कॉम्डेलिना थॉन्डुप जी बैठी है। आप मेघालय की खासी जनजाति से आती हैं और नेशनल विमेंस कमीशन की मेंबर है और मेंबर बनने से पहले राष्ट्र सेविका समिति की मेघालय शिलांग में विभाग कार्यवाही का थी और पुणे से एडवोकेट होने के बाद उन्होंने अपना सारा करियर मेघालय में शुरू किया था। तो हमने उचित समझा एक ट्राइबल, एक जनजातीय महिला जिसको मोदी जी ने इतने सम्मान के स्थान पर बिठाया है, तो उनको हम यहाँ पर मंच पर बिठाए। और सबने सुप्रिया जी का भाषण पूरा गौर से सुनना है, क्योंकि ये जो हुल है ये क्या है, इसकी पूरी कहानी बताने के लिए इनको हमने बुलाया है। मैं कोई भाषण वगैरह करने वाला नहीं हूँ आज, इनका ही भाषण पूरा महत्व का है, ध्यान में रखिए सभी। धन्यवाद पूजा जी। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री जोयल राम जी, श्री खगेन मुर्मू जी जो हमारे साथ थे अभी, श्री सुनील देवधर जी, श्री संजय सेठ जी, श्री संजय बहादुर जी, श्री अजीत शुक्ला जी, डेलिना जी, श्री केजी सुरेश जी, श्री बलदेव जी और डीयू के यहाँ कुछ प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर राजकुमार फलवारिया जी, प्रोफेसर मनीष सर, सीएसडी परिवार के सदस्य एवं आप सभी बुद्धिजीवियों को जोहार। जब हम बात करते हैं जनजातीय विद्रोह का, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं भगवान बिरसा मुंडा जी के द्वारा किया गया मुंडा उन्मूलन। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि इससे भी पहले संथाल विद्रोह यानी कि संथाल हुल हुआ था। और अगर हम बात करें संथाल शब्द के अर्थ का, तो इसको अगर संधि विच्छेद करके देखें, सांथा और आला। सांथा का अर्थ है शांति प्रिय और आला का अर्थ है लोग, यानी कि संथाल का मतलब है शांति प्रिय लोग। और अगर हम इतिहास के पन्नों पे जाते हैं और अगर हम अपने संथाल लोकगीत या लोक कहानियों को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां ये माना गया है कि संथाल समुदाय के लोग शांति प्रिय हैं और ये जीवन यापन करने के लिए वन की सफाई करते थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे और शिकार किया करते थे। और अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी की, तो उस समय संथाल समुदाय के लोग ज्यादातर पलामू, छोटा नागपुर इलाका, बीरभूम और मानभूम के आसपास पाए जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक शांति प्रिय समुदाय आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इतना बड़ा विद्रोह करते हैं, और वो विद्रोह इतना बड़ा कि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के कोनों कोनों में इसकी चर्चा होती है। और आज 170 वर्ष के बाद भी हम संथाल हुल पर बात कर रहे हैं। तो ये कहानी शुरू होती है सन 1770 से, जब बंगाल में बहुत बुरी तरह वहां पे सूखा पड़ा, तो वहां के लोग, वहां जो किसान थे, वो वहां से पलायन करना शुरू कर देते। अब ये वो समय था जब ब्रिटिशर्स यहाँ भारत में यहाँ के किसानों से लगान वसूल किया करते थे। जब बंगाल में सूखा पड़ा, वहां बंगाल के आसपास की जो भी खेती थी वो कहीं ना कहीं वहां बंद हो गई और ब्रिटिशर्स की लगान की कमाई वहां पे खत्म हो गई एक तरह से। तो वहां पे अब ब्रिटिशर शुरू से ही काफी लालची किस्म के इंसान तो थे, वो लोग हम सब जानते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमें कुछ नया तरीका लाना पड़ेगा जिससे कि वापस से हम लगान अपनी वसूल कर सके। और इसके लिए 1793 में जो उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जिसको कि हम जमींदारी सिस्टम के नाम से जानते हैं, उन्होंने जमींदारी सिस्टम लागू किया। और इस जमींदारी सिस्टम के तहत बंगाल बिहार के आसपास जो भी जमीनें थी, वहां के जो भी जमींदार थे, जो भी महाजन थे, जो भी वहां के लोकल राजा महाराजा थे, उनको वहां पर जमीन दे दिया, एक उसमें स्थायी, उनको आप कह सकते हैं ओनरशिप दे दिया, और उनको कहा कि इसके बदले आप हमें एक निश्चित लगान, एक निश्चित कर हमें आप देंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो हमारी कमाई, जबकि जमींदारी सिस्टम से उनको अच्छी खासी कमाई मिल रही थी लगान से, लेकिन फिर भी उनका कहीं ना कहीं वहां लालच खत्म नहीं होता है। और वो सोचते हैं कि जो बंगाल के आसपास जो जंगल है, एक जगह है राजमहल हिल, तो वो सोचते हैं कि राजमहल जो पहाड़ी है, क्यों ना हम इस पहाड़ी को साफ करके यहाँ पर खेती करें और इस खेती से हमारे लगान की और ज्यादा कमाई होगी। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वो राजमहल हिल, वहां पे उस समय मूल निवासी जो वहां के थे वो पहाड़िया जनजाति थे। ब्रिटिशर्स वहां जाते हैं और वो पहाड़िया जनजाति के लोगों से आग्रह करते हैं कि आप हमारे लिए यहाँ खेती करिए। पहाड़िया जनजाति
मदद नहीं करेंगे। अब ये वो समय था, मान के चलिए तकरीबन 1830 के आसपास का समय था, जब वहां पे राजमहल हिल के आसपास थोड़े बहुत संथाल पलायन करके आना शुरू हो चुके थे उस समय। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये पहाड़ी जनजाति तो हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, क्यों ना हम संथाल जनजाति से बात करके देखें, क्योंकि इनका भी कहीं ना कहीं काम है वन की सफाई और खेती करना। तो ये क्या करते हैं, ये संथाल लोगों से आग्रह करते हैं, आग्रह मैं शब्द कह रही हूँ, आग्रह करते हैं शुरू में कि आप हमारे लिए खेती करिए। संथाल समाज के लोग उनके आग्रह को मान लेते हैं। इसके बाद तकरीबन 1832 की ये बात है, जब ब्रिटिशर्स वही राजमहल पहाड़ी के आसपास के इलाके को, जिसको उन्होंने नाम दिया दामिनी को, वो इलाका वो वहां चिन्हित करते हैं, और वो दामिनी को, जिसको कि आज हम संथाल परगना के नाम से जानते हैं, वो उसको चिन्हित करते हैं और वो वहां पे संथाल को कहते हैं कि आप यहाँ खेती शुरू कर दीजिए। ये समय था तकरीबन 1832 का, और देखते देखते 1850 तक में जहां 1830 के आसपास तकरीबन 3000 संथाल थे राजमहल पहाड़ी इलाका के आसपास, 1850 तकरीबन 20 साल के अंदर वो 83,000 हो गए, 83,000। और संथाल समाज के लोग ना शुरू से बहुत मेहनती रहे, उन्होंने देखते ही देखते इतनी अच्छी वन की सफाई की और इतना अच्छा खेती किया कि वहां उस क्षेत्र से जो लगान की कमाई होती थी ब्रिटिशर्स की, वो 2 गुना 3 गुना नहीं बल्कि 22 गुना तक बढ़ गया। अब कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स, जैसे मैंने पहले भी कहा था, लालची लोग, तो ये ब्रिटिशर्स थे, इनको लगा कि जहां हमारी 22 गुना कमाई हो रही है लगान से, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे कि ये जो संथाल किसान है इससे हम और ज्यादा लगान वसूल कर सके। तो इसके लिए उन्होंने जो संथाल परगना में जो उस समय जो जमींदार और महाजन थे, उनसे उन्होंने कहा कि हमारे बिहाफ पे, हमारे बदले आप संथाल किसानों से लगान वसूल करिए। अब शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब धीरे धीरे जमींदार और महाजन जब संथाल समाज के लोगों के साथ काम करना शुरू करते हैं, तो उनको ये पता चलता है कि संथाल समुदाय के लोग बहुत ही सीधे सरल तरह के लोग हैं, और वो क्या करते हैं, धीरे धीरे धोखे से लगान बहुत ज्यादा बढ़ाने लग जाते हैं, और लगान इस हद तक बढ़ जाता है कि संथाल समुदाय के जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बहुत खराब होने लग जाती है। यहाँ तक कि खेती करने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी में जीवन यापन करने के लिए जो पैसे की जरूरत है, वो भी कहीं ना कहीं उनको कम पड़ने लगते हैं। अब यहाँ पे आते हैं महाजन। महाजन उनको कहते हैं, आप चिंता ना करो, हम आपको उधार देंगे, हम आपको पैसे देंगे, आप अपना जीवन यापन अच्छे से करिए। संथाल इनके बातों में आ जाते हैं, और हम सब जानते हैं कि उस समय महाजनों का उधार किसी ने चुकाया है कभी नहीं, और यही हुआ, चुका ही नहीं पाते थे क्योंकि वो कभी खत्म ही नहीं होता था। और यही हुआ संथाल समुदाय के लोगों के साथ कि उनका उधार कितना भी वो पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर ले, लेकिन ना उनका उधार कभी चुकता हुआ, ना कभी ब्याज चुकता हुआ। अब इसी वजह से धीरे धीरे जमींदार और महाजन जो थे, उधार वापसी के नाम पर संथाल समुदाय के लोगों के जमीन को अपने नाम करवाने लग जाते हैं। कुछ धोखा से कह लीजिए, कुछ जबरदस्ती कह लीजिए। और यही नहीं, जब वो जमीन भी लेने के बाद भी अगर उनका ब्याज पूरा ना हो, तो वो उनको बंधुआ मजदूर बना देते थे। और अगर एक बार संथाल समुदाय का कोई इंसान बंधुआ मजदूर बन गया, तो वो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से बुरी तरह प्रताड़ित होता है। अब एक तरफ से तो इनके तरफ से प्रताड़ित, अब यहाँ पे संथाल समुदाय के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम जाके कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स हैं, उनसे जाके न्याय की गुहार लगाए। तो ये समय समय पर वहां जाते थे, वहां मदद मांगते थे, लेकिन ये ब्रिटिशर्स मदद करना तो दूर, उनको न्याय देना तो दूर, उनको पकड़ के पीटते थे और जेल में बंद कर देते थे। और इसी बीच एक
जागरूकता थोड़ी और बढ़ गई और धीरे धीरे संथाल समाज में कहीं ना कहीं लोग उनको जानने और मानने लग गए। अब ऐसी एक दिन की घटना थी, वो बरैट बाजार में अपने कुछ साथियों के साथ बैठे थे और वो एक कहानी बताते हैं अपने साथियों को कि कल रात मेरे सपने में जाहिर आई थी। जाहिर ऐसे कह सकते हैं जैसे मदर नेचर, क्योंकि हम संथाल लोग, हम लोग मराम गुरु यानी कि ग्रेट माउंटेन मराम गुरु जाहिर इनकी हम पूजा करते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे सपने में देवी मां आई थी और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा जन्म संथाल समाज में इसीलिए हुआ है कि तुम संथाल समाज के लोगों को ब्रिटिशर्स के चंगुल से बचा सको और अपनी धरती को ब्रिटिशर्स के चंगुल से हटा सको, फ्री कर सको। अब इसमें जब ये इन्होंने अपने साथियों को ये कहानी सुनाया तो धीरे धीरे ये खबर भी हर तरफ फैल गई कि सिद्धू और कानून शायद हमें ब्रिटिशर्स के चंगुल से बचाएंगे। इसी बीच जैसे खगेन मुर्मू जी ने भी और संजय बहादुर जी ने भी बात की 30 जून 1855 की बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसी बीच 30 जून 1855 को भोगनाड़ी गांव, जो कि मैंने आपको बताया इनका गांव था, वहां पे ये करीब कहीं लिखा है 30,000, कहीं लिखा है 20,000, मान के चलते हैं करीब 20,000 लोगों को इन्होंने अपने भोगनाड़ी गांव में इकट्ठा किया। अब आप सोचेंगे उस समय तो ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना ट्विटर, तो कैसे उन्होंने संदेश पहुंचाया होगा सबको। तो ये एक जो संदेश पहुंचाने का तरीका है आज भी संथाल परगना में बहुत प्रचलित है कि साल के पेड़ के टहनी को लेकर के अगर कोई इंसान किसी हाट बाजार में जाता है तो जो भी हाट बाजार में आसपास 10-15 गांव के लोग आए हैं वो उस व्यक्ति को देखेंगे और साल के पेड़ की टहनी के साथ वो समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति के पास कुछ संदेश है और वो खुद ही जाके कभी उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ भाई, कोई संदेश है तुम्हारे पास। तो कुछ यही तरीका उन्होंने 1855 में इस्तेमाल किया और करीब ऐसा माना जाता है कि 400 से 500 गांव के लोग तक ये संदेश पहुंचाया गया था हाट बाजार में ऐसी साल का पेड़ का टहनी ले जाके। और इसी वजह से 30 जून 1855 भोगनाडी में तकरीबन 20 से 30,000 संथाल समुदाय के लोग वहां इकट्ठा हो गए और ये जो लोग आए थे इसमें बुजुर्ग भी थी, महिलाएं भी थी। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां पे सिद्धू मुर्मू उनको कहते हैं कि अब हमें कहीं ना कहीं लड़ाई लड़नी होगी, बहुत ज्यादा हमारा शोषण हो चुका है, हमें बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा चुका है, अब हमें एक सेल्फ गवर्नेंस, एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाना होगा। जो भी लगान वसूल करते थे जमींदार अब वो वसूल ना करें, अब ये लगान हम खुद वसूल करेंगे और हम अपने लोगों के भलाई के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। और वहां पे वो नारा लगाते हुए जाते हैं आपो आदेशो आपो राज, संथाली को नारा लगाते हैं जिसका मतलब है कि ये हमारी धरती है, यहाँ हमारा राज होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये बराबर की लड़ाई थी? बिल्कुल भी नहीं। एक तरफ से ब्रिटिशर्स जिनके पास था तोप, गोला, बारूद, हाथी, घोड़े, राइफल्स, और दूसरी तरफ संथाल जिनके पास था तीर, कमान, भाला और ज्यादा से ज्यादा कुल्हाड़ी। अगर हम बात करें खुद को सेफ रखने की तो ज्यादा से ज्यादा संथाल समुदाय के लोग पेड़ के पीछे कुछ देर के लिए छिप सकते थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स, अगर आज अभी भी आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, मार्टेलो टावर है जो कि पाकुड़ जिले में है, वो ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने संथाल जो सिपाही थे, संथाल जो विद्रोही थे, उनसे बचने के लिए उन्होंने मार्टेलो टावर 24 घंटे के अंदर बनवा दिया और ये टावर 30 फीट ऊंचा और 20 फीट चौड़ा। और इस टावर, इस मीनार में बहुत छोटी छोटी एक ईंटा कितना बड़ा है कह सकते हैं कि आप खिड़की बनाया उन्होंने ताकि वहां से वो राइफल से, गोलियों से निशाना दाग सके। अब आप सोचिए अगर सामने से आपकी तरफ गोली आ रही होगी तो आप वहां से भाग खड़े होंगे। ये वो संथाल वीर थे जो उन्होंने देखा कि सामने से गोली आ रही है, वो उसी तरफ दौड़ चलते हैं, उस तरफ दौड़ पड़ते हैं और वो अपने तीर कमान को लेकर उस छोटे से ईंट जितने बड़े खिड़की पे निशाना मारते हैं। ये कहीं ना कहीं इनके बहादुर इनके वीरता को दिखाता है। इसीलिए कुछ दिन बाद 7 जुलाई 1855 ये एक उपन्यास है जो रॉबर्ट कस्टर्ड ने लिखा है, हरमास विलेज नाम का उपन्यास है। इस उपन्यास में बताते हैं कि आमलापाड़ा जिले में एक व्यापारी था जिनका नाम था कीनाराम भगत। कीनाराम भगत ने महेशपुर के दरोगा को घूस दिया और घूस दे करके बोला कि आप गरभू मांझी और धर्मा मांझी को गिरफ्तार कर लीजिए, झूठा झूठे केस बना दिया। धर्मा मांझी, गरभू मांझी दोनों संथाल समुदाय के लोग थे। जब ये खबर धर्मा मांझी के दोस्तों को मिली, इनके दोस्तों का नाम था लखौड़ और चंपाई, जब इनके दोस्तों को ये खबर मिलती है तो वो दौड़ते दौड़ते जाते हैं दरोगा के पास, विनती करते हैं कि हमारे दोस्त को कृपया करके
करना बहुत जरूरी है। साम परगना, जिनका नाम साम टुडू था, संथाल समुदाय के वो थे और बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही कह सकते हैं समझदार व्यक्ति थे और इनको संथाल मूल का चाणक्य भी बोला जाता है, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने ही कहीं ना कहीं संथाल समुदाय के लोगों में ये एक भावना पैदा की थी कि हम अब और नहीं करेंगे। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आपके सिलो और कानून टुडू को कहीं ना कहीं इन्होंने ही गाइडेंस दिया था। तो जब उनको ये खबर मिलती है, वो दरोगा को ये बोलते हैं कि कृपया करके आप इन चारों को छोड़ दें, लेकिन वो साम परगना की भी बात नहीं मानते। अब एक बार ये सिचुएशन इमेजिन करके देखिए कि इन चारों को कैदी बना लिया गया है और वो आवड़ापाड़ा जो जगह है वहां से इनको ले जा रहे हैं भागलपुर जेल की ओर। अब उस समय तो ऐसा कुछ होता नहीं था, गाड़ी वगैरह, वो पैदल ही जा रहे थे। तो ये थे साथ में केलाराम भगत, दरोगा केलाराम भगत, कुछ 6-7 आपके वहां पे और पुलिस वाले और 3-4 वहां पे और कुछ महाजन और जमींदार थे और ये 4 लोग जो बंदी बने हुए थे, इनको रस्सी से ऐसे बांध करके पैदल ले जाया जा रहा था आवड़ापाड़ा से भागलपुर जेल में बंद करने के लिए। अब भागलपुर जेल बहुत दूर, पैदल एक दिन में तो वहां पहुंचेंगे नहीं। तो ये बीच में रात में बरहेट बाजार, जो मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, जहां पे दोनों भाई बैठा करते थे, बरहेट बाजार में वो रात को वहां रुकते हैं। अब इस चीज की सूचना मिलती है सिद्धू और कानून को भी, तो वो लोग ये प्लानिंग करते हैं, उसे बरहेट बाजार से थोड़ा आगे एक जगह है पंचकटिया, ये लोग प्लानिंग करते हैं कि जब अगले दिन सुबह ये दरोगा सबको लेके निकलेंगे तो हम लोग इनसे आग्रह करेंगे कि आप कृपया इनको छोड़ दें। और वैसा ही करते हैं। अगले दिन सुबह यानी कि 7 जुलाई 1855 को ये पंचकटिया जो जगह मैंने बताया, पंचकटिया जगह में वो वेट कर रहे होते हैं, सिद्धू और कानून उनके साथ और 1000 संथाल, वो सब वहां पर उनका वेट कर रहे होते हैं। जब सामने से दरोगा आते हैं तो उनको कहते हैं कृपया करके इन चारों को छोड़ दें, आप एक गलत केस में इनको फंसाए। तो वो दरोगा क्या करता है, वो उल्टा बोलता है कि तुम लोग रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी पीट करके भागलपुर जेल में ले जाके बंद कर देंगे। जब वहां की भीड़ ये चीज सुनती है तो कहीं ना कहीं वो बहुत आक्रोशित हो जाती है। वो बोलती है एक तो हमारे साथ ही शोषण कर रहे हो, गलत केस में हमारे लोगों को फंसा रहे हो और उल्टा हमें ही जेल में बंद करने की बात कर रहे हो। तो वहां पे जो भीड़ थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, वो कह सकते हैं उत्तेजित हो जाती है, बहुत ज्यादा आक्रोशित हो जाती है और वो वहां हाथापाई करना शुरू करती है, जिसमें कि ये 4 लोग जो बंदी बने थे, जिनके हाथ बांधे गए थे, ये चारों के वो रस्सियां खोल देते हैं। अब इन्हीं में से एक आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको गरभूमान जी। तो ये गरभूमान जी इतना ज्यादा पीड़ित था और इतना ज्यादा आक्रोशित था कि बगल में एक व्यक्ति थे जिनके हाथ में कुल्हाड़ी था, ये उनके हाथ से कुल्हाड़ी लेते हैं और इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ये उस दरोगा के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। और इसको देख के जो वहां आसपास की भीड़ थी वो भी कहीं ना कहीं पर टूट पड़ती है और वहां पे 6-7 लोगों की मृत्यु होती है। ये देख करके जो कुछ थोड़े बहुत बचे हुए वहां पुलिसकर्मी थे वो वहां से भाग खड़े होते हैं। अब हम आते हैं 9 जुलाई 1855 की तरफ, जहां पे भागलपुर के डीएम जॉर्ज फ्रांसिस ब्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पत्र लिखा और उनको बताया कि करीब 4 से 5,000 संथाल विद्रोह करने के लिए तैयार बैठे हैं। और औरंगाबाद के डीएम की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला था कि तकरीबन 10,000 संथाल इंतजार कर रहे हैं पाकुड़ राज पर हमला करने के लिए। इसी बीच 11 जुलाई को तकरीबन 20,000 संथाल भागलपुर पहुंचते हैं और जब वो भागलपुर पहुंचे सिर्फ और सिर्फ 6 दिन के अंदर यानी कि 17 जुलाई तक वहां की जो रेलवे लाइन थी उसको पूरी तरह वो तोड़ देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं, पूरा रेल संपर्क को तोड़ देते हैं और वहां पे वो ये घोषित करते हैं कि तीन ब्रिटिश राज चबाएगा और अब हमारा जवाब। इसका मतलब आज से वो ये घोषित करते हैं कि आज से ब्रिटिश राज खत्म और हमारा राज शुरू, हमारा राज यानी कि सूबा राज यानी कि संथाल राज। इसी बीच की घटना है 15 जुलाई 1855 की, जब ब्रिटिश आर्मी ने कुछ संथाल सिपाहियों को, कुछ संथाल वीरों को नारायणपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहां पर उनको कहा कि आप आत्मसमर्पण कर लें। अच्छा, ये समय था बरसात का, तो बारिश की वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स के पास जो हथियार थे वो पानी से खराब हो गए, वो ठीक से चल नहीं रहे और संथाल के पास तो तीर धनुष, पानी से क्या फर्क पड़ना। तो इसी वजह से जब इनका आपस में जब इनकी लड़ाई हुई तो वहां पे संथाल जीत जाते हैं और ब्रिटिशर्स को मुंह की खानी पड़ती है। इसके बाद 20 जुलाई 1855 को तकरीबन 20,000 संथाल भी पाकुड़
छोड़ के जाना पड़ जाए। और इसीलिए उन्होंने एसी बिडवेल को नियुक्त किया। और ये एसी बिडवेल क्या करते हैं कि शुरुआती दिनों में वो छोटी छोटी टुकड़ियों में जहां जहां संथाल गांव था वहां छोटे टुकड़ियों में ये भेजते हैं अपने सिपाहियों को और बोलते हैं कि जो संथाल तुम्हें शस्त्र के साथ दिखे, हथियार के साथ दिखे, उसे वही गोली से मार दो। और ये यही नहीं रुकते हैं। इसके बाद 10 नवंबर 1855 को ये मार्शल लॉ की घोषणा करते हैं। और मार्शल लॉ के तहत मिलिट्री एक्शन के जरिए संथाल समुदाय के लोगों का नरसंहार किया जाता है। ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय था। ऐसा कहा जाता है कि हजारों हजार दूर तक जो गांव थे संथाल समुदाय के, वहां शायद ही कोई जवान बचा था, सिर्फ बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे रह गए थे। और इसके बाद फरवरी 1856 को सिद्धू और कान्हू मुर्मू दोनों भाई पकड़े जाते हैं ब्रिटिशर्स द्वारा। और सिद्धू मुर्मू को जो पंचकड़िया जो मैंने आपको जगह बताया था जहां पे गरुड़ मांझी ने दरोगा का जो सर घर से अलग किया था, वहां पंचकड़िया में इनको फांसी दिया जाता है। और छोटे भाई कान्हू मुर्मू को उनके अपने ही गांव भोगरानी में फांसी दिया जाता है। आज सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो, साम परगना और ऐसे हजारों वीर जिनका शायद इतिहास के पन्नों में नाम नहीं है, मैं इनको नमन करती हूँ और मैं सम्मान होने के नाते गर्व महसूस करती हूँ कि इन्होंने ब्रिटिशर्स को ये बता दिया, कि अगर हमें छेड़ोगे, भले हम एक शांतिपूर्ण जनजाति है, लेकिन अगर हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। और इन्होंने ब्रिटिशर्स को मजबूर कर दिया 1855 में। इसके बाद 18 को चल रहा था संथाल रूल, इसी बीच में 1855 में ब्रिटिशर्स ने संथाल परगना एक्ट को लेकर के आते हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स को समझ आ जाता है कि जिस नियम कानून से आप संथाल परगना के बाहर के लोगों को आप कंट्रोल कर रहे हैं, वो नियम कानून संथाल समाज में नहीं चल सकता। और इसी के साथ साथ 2 वर्ष के बाद वो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट भी लेके आते हैं। और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में संथाल लोगों को और कुछ ज्यादा कह सकते हैं कि इनको राइट्स दी जाती है, इनको अधिकार दिए जाते हैं। जिसको मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ कि अगर संथाल परगना में किसी संथाल समुदाय के इंसान का जमीन अगर आप खरीद बिक्री करना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते। कोई भी नॉन संथाल यानी कि कोई भी दिक्कू वहां जमीन की खरीद बिक्री नहीं कर सकता। और ये संथाल परगना जो कहते हैं, ये आपका देवघर, जामताड़ा के कुछ इलाके, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, ये इलाके हैं जहां पे आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते। आज मैं इस मंच के माध्यम से उन सब वीरों को जिन्होंने संथाल रूल में अपना बलिदान दिया, मैं उन सब वीरों को नमन करती हूँ। कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रिटिशर्स को ये बता दिया कि ये हमारी भारत माता है, ये हमारी धरती है। अगर आप हमें छेड़ोगे, अगर आप हमें प्रताड़ित करोगे तो हम आपको अपनी धरती से खदेड़ करके बाहर करने का भी दम रखते हैं। मैं माय होम इंडिया वनवासी कल्याण आश्रम, सुनील देवधर जी, इनकी पूरी टीम और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। और आपको धन्यवाद कि आपने आज का ये कार्यक्रम रखा। कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम से हम जितने भी यहाँ संथाल भाई बहन हैं, हम बहुत ही सम्मानित महसूस करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।